प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक लगी है उसके अंतर्गत 6 पाठ लगे हैं। पाठ नंबर 3, 4, 5, 11, 12, 13। आज हम पाठ 11वें के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ 11 का नाम है कहानी को नाटक में हम कैसे बदलें। प्रिय बच्चों, नाटक को 5वां वेद माना गया है। नाटक संवेदनाओं को प्रकट करता है। नाटक जनमानस को प्रभावित करता है। नाटक के माध्यम से हमारे संदेश समाज में बहुत शीघ्रता से और बड़े मनोरंजन के साथ प्रसारित हो जाते हैं। इसलिए इस बिंदु को लिया गया है कि हम कहानी को कैसे नाटक में बदलें। कहानी हमको कहीं से भी प्राप्त हो सकती हैं, ग्रंथों से प्राप्त हो सकती हैं, इतिहास से प्राप्त हो सकती हैं, या आसपास होने वाली घटनाओं से भी हम कहानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आता है कि कहानी के स्रोत क्या क्या हैं। अब हम चलते अपने मूल बिंदु की ओर कि अगर हमें कहानी मिल जाए तो हमें उसको नाटक के रूप में अगर बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। कहानी पढ़ने में थोड़ी सी कई लोगों को रुक्ष लगती है, नाटक ज़्यादा मनोरंजनकारी लगता है। इसीलिए उस दृष्टिकोण से भी, और अगर हम व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी देखें तो नाटक का जो व्यापक रूप है वही चलचित्र या मूवी है। तो अगर हम इस कला को विकसित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वह कला भी विकसित हो सकती है। तो इस बिंदु को ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि अगर हमें कोई भी कहानी पहले प्राप्त हो जाए किसी भी स्रोत से, तो उस कहानी को पहले घटना के आधार पर, कथा वस्तु के आधार पर, समय के आधार पर पहले उसको बांटिए कि हम उसके कितने दृश्य बना सकते हैं। जैसे जो नाटक बनाते हैं या फिल्में बनाते हैं, फिल्म क्या है, नाटक का एक बड़ा रूप है। जब हम नाटक बनाते हैं तो उसको कई दृश्यों में बांटा जाता है। जैसे सुबह का दृश्य क्या है, शाम का दृश्य क्या है, या जंगल का दृश्य क्या है, राजमहल का दृश्य क्या है, किस किस तरह से पात्र संयोजन वहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहानी की जो कथा वस्तु है, जो उसकी स्टोरी है, उसको हमें बांटना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कहानी को नाटक में बदल रहे हैं उसका विकास, उसका जो डेवलपमेंट है या उसका जो वृद्धि है, जो बनाने हमारी प्रक्रिया है, वह सही रूप से हो रही है या नहीं। हम ये कह सकते हैं कि उसको करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह उसमें रहनी नहीं चाहिए और अनावश्यक जानकारी उसमें जबरदस्ती ना आए। क्रम भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक बहुत अच्छी कहानी भी नाटककार के द्वारा सही ढंग से संपादित नहीं हो पाती है। हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानियों को या कहानियों की जो घटना है उनकी पुनरावृत्ति या उनका दोहराव उन घटनाओं का, सूचनाओं का नहीं होना चाहिए। इससे जो दर्शक या श्रोता हैं वह बोर होने लगते हैं और उनको साफ पता चल जाता है कि एक ही बात को दोबारा घुमाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात, कहते हैं कि नाटक का प्राण क्या है। तो नाटक का प्राण है संवाद। संवाद मतलब डायलॉग्स। हम देखते हैं कि कई नाटक या कई मूवी केवल इसलिए ही याद की जाती हैं क्योंकि उनके संवाद बहुत ही सशक्त होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर प्राण पर आधारित होता है, उसी प्रकार से नाटक संवाद पर आधारित होता है। तो जब ये प्रश्न आएगा कि नाटक का प्राण किसे कहते हैं, संवाद। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा नाटक उसी पर ही आश्रित होता है और वह उसका मूलभूत केंद्र बिंदु होता है। संवाद लिखते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि संवाद छोटे हों, प्रभावशाली अर्थात इम्प्रेसिव हों, और आम बोलचाल की भाषा में हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो कि सुनने वाला उनका अधिगम या उनको समझ ही ना पाए। नाटक बनाते समय जो पात्र हैं उनमें दृश्यात्मकता होनी चाहिए। दृश्यात्मकता का मतलब यह है कि उन पात्रों को देखते ही लोगों के मन में उनकी आकृति या उनकी छवि छप जानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जब राजा का चित्र प्रस्तुत किया जाता है या राजा का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है तो उसको मुकुट पहनाया जाता है, राशि कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका डील डॉल उस ढंग से रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि वो छवि लोगों के दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर उचित वेशभूषा हो और उसका जो है ऐसा हम संयोजन करें कि लोगों के दिमाग में वो साफ साफ सा छप जाए कि ऐसा है। कई बार हम देखते हैं कि किसी किसी नाटक के पात्र हमें बहुत याद रहते हैं, उसका सही कारण दृश्यात्मकता ही है। नाटक बनाते समय ध्वनि और प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब लाइट्स एंड साउंड का इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे चीज़ बड़ी प्रभावशाली होती है, आकर्षक होती है और लोग उस नाटक को बहुत जल्दी समझते हैं। तो इसीलिए नाटक अक्सर रात में भी ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि लाइट्स एंड साउंड से वो लोगों के दिलो दिमाग पर और जल्दी छप जाती हैं। कोशिश करें कि नाटक में जो पात्रों के मनोभाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो संदेश हैं, वह लोगों के दिलों तक पहुंच सके। इसकी पूरी कोशिश की जानी है कि उनके जो मनोभाव हैं, उनके विचार लोगों तक पहुंच सकें। और उस पुस्तक में सबसे अंतिम बिंदु आता है कि किसी भी कहानी को नाटक में बदलने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम पहले खुद कई नाटक देखें कि वहाँ पर उसको कैसे कहानी से नाटक में रूपांतरित किया गया था। तो हम जब अलग अलग जगह से और बिंदु लेंगे तो हमें और रचनात्मकता आएगी। जैसे मधुमक्खी पुष्पों पर जा करके मधु का संग्रहण करती है और बाद में एक अपना छत्ते का निर्माण करती है, इसी प्रकार से जो एक विद्वान व्यक्ति होता है वह जगह जगह से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता है, अच्छी अच्छी तरीकों को ग्रहण करता है और उसके बाद फिर एक अपने नवोन्मेषी प्रतिभा के आधार पर उसका रचनात्मकता का रूप देता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है यह जो हमारा छोटा सा पाठ है कि कहानी को नाटक में कैसे बदलें, यह आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कहानी का प्राण तत्व क्या है और कहानी बनाने की प्रक्रिया क्या है, यह आपको अब मुझे पूर्ण विश्वास है समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।